तो आइए हम लोग कुछ विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के बहुविकल्पीय प्रश्नों को भी देखते हैं। सर्वप्रथम विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम कब पारित हुआ? तो 1877 ईस्वी में। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 कब से प्रवृत्त हुआ है? तो 1 मार्च 1964 से। विशेष अनुतोष अधिनियम 1963 के किस धारा में प्रावधान है कि विशिष्ट अनुतोष अधिनियम केवल एक व्यक्ति के सिविल अधिकारों को प्रवर्तनीय करने के लिए ही अनुदत्त किया जाता है, दंड विधि को प्रवर्तनीय कराने के लिए नहीं। धारा 4 में इसे बताया गया है। आधिपत्य स्वामित्व को वास्तविक या भौतिक अनुभूति है। अधिपत्य जो होता है वो स्वामित्व की वास्तविक या भौतिक अनुभूति है। किसने कहा? इहरिंग ने कहा। निम्न में से कौन विशिष्ट अनुतोष है? तो विशिष्ट अनुतोष सभी है। संपत्ति के कब्जे का प्रत्युद्धरण कराना, संविदाओं का विखंडन, लिखतों का रद्दीकरण। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम किस प्रयोजन हेतु अनुदत्त किया जाता है? तो व्यक्तिगत सिविल अधिकारों के प्रवर्तन के लिए ही अनुदत्त किया जाता है या दिया जाता है। किसी विशिष्ट चल संपत्ति का कब्जा पुनः प्राप्त किया जा सकता है तो सिविल प्रक्रिया संहिता द्वारा और विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 2003 के अंतर्गत वाद संस्थित करके। स्वत्व के आधार पर कब्जे के लिए वाद लाया जा सकता है। धारा 5 के अंतर्गत किसी विशिष्ट अचल संपत्ति के अधिपत्य के लिए पीड़ित व्यक्ति सिविल प्रक्रिया संहिता में विहित रीति से वाद ला सकता है। धारा 5 में कहा गया है। धारा 5 के अंतर्गत वाद संस्थित करने की अवधि सीमा होती है 12 वर्ष। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की कौन सी धारा अचल संपत्ति से निष्कासित व्यक्ति को शीघ्र और सरल प्रक्रिया द्वारा उपचार प्रदान करती है? धारा 6। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत किसी अचल संपत्ति के कब्जे से विधि द्वारा विहित प्रक्रिया से भिन्न रीति से अगर बेदखल किया गया व्यक्ति उसको पुनः प्राप्त करने के लिए वाद संस्थित कर सकता है तो बेदखल करने के 6 महीने के भीतर। विशिष्ट अनुतोष अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत वाद नहीं लाया जा सकता। बेकब्जा किए जाने के 6 माह के बाद या सरकार के विरुद्ध, दोनों के विरुद्ध 6 महीने के बाद और सरकार के विरुद्ध वाद नहीं लाया जा सकता। धारा 6 के अंतर्गत पारित किसी भी आदेश या डिक्री को चुनौती दिया जा सकता है पुनरीक्षण द्वारा उच्च न्यायालय में। धारा 6 के अंतर्गत पारित आदेश या डिक्री के पश्चात रोक नहीं है संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए वाद संस्थित करने से। विनिर्दिष्ट जंगम संपत्ति का प्रत्युद्धरण संबंध में किस धारा में प्रावधान है? तो धारा 7 में। धारा 7 में चल संपत्ति है। किसी चल संपत्ति का आधिपत्य प्राप्त करने के लिए यह साबित किया जाना आवश्यक नहीं है कि ऐसी संपत्ति का मूल्य अत्यधिक है। अगला, यदि संविदा का पक्षकार संविदा को भंग करता है तो दूसरे पक्षकार को उसके विरुद्ध विशिष्ट अनुतोष पालन के लिए संविदा संस्थित करने का अधिकार है और क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार है। संविदा के विशिष्ट अनुपालन के बाद में प्रतिवादी को बचाव किस धारा में दिया गया है? धारा 9 में दिया गया है। न्यास से संबंधित संविदाओं के विशिष्ट अनुपालन का प्रवर्तन कराने से संबंधित प्रावधान है। न्यास यानी ट्रस्ट से संबंधित। धारा 11 में किन दशाओं में संविदा का विशिष्ट अनुपालन प्रवर्तनीय है? तो निम्नलिखित दशाओं में है। करार के अपालन के लिए धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त अनुतोष न हो, करार के अपालन में हुई क्षति के निर्धारण हेतु कार्य का कोई निश्चित मापदंड न हो, तो दोनों परिस्थितियों में विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाया जा सकता है। निम्नलिखित किन संविदाओं की न्यायालय डिक्री या आदेश द्वारा विशिष्ट प्रवर्तन नहीं करा सकता है? तो विवाह की संविदा का नहीं करा सकता है। संविदाएं जिनका विशिष्ट प्रवर्तन नहीं किया जा सकता है, तो संविदाओं निम्नलिखित का नहीं किया जा सकता है। हमने पहले बताया भी है। विवादों की मध्यस्थता के लिए,
विनिर्दिष्ट करने की अगर संविदा है तो इसका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। चित्र बनाने की संविदाओं का भी और पुस्तक लिखने की संविदाओं का भी विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। जब संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन का वाद स्वत्व के अभाव में या हित के अभाव में अपूर्ण स्वत्व की अवस्था में निरस्त कर दिया जाता है तो ऐसी अवस्था में क्रेता या पट्टा ग्रहीता को अधिकार प्राप्त है कि वाद व्यय वह प्राप्त कर ले। विक्रेता या पट्टाकर्ता ने ऐसी संपत्ति को विक्रय करने या पट्टे पर देने की संविदा की हो जिस पर कि उसका स्वत्व न हो, वहाँ क्रेता या पट्टेदार के अधिकारों का प्रावधान करती है धारा 13। आप याद रखिएगा, क्रेता या पट्टेदार के अधिकारों के बारे में धारा 13 बताती है। न्यायालय संविदा के किसी भाग का विनिर्दिष्ट पालन का निर्देश दे सकता है, जैसा कि धारा 12 में दिया गया है वैसी दशाओं में ही दे सकता है। निम्नलिखित में किन संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन न्यायालय नहीं करा सकता है? तो धन के रूप में प्रतिकर पर्याप्त अगर अनुतोष हो तो नहीं करा सकता है। प्रकृति में पर्यवेक्ष्य संविदा, ऐसी संविदा जिसके न्यायालय पर्यवेक्षण न कर सके, और व्यक्तिगत योग्यताओं पर आधारित संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है, जैसा कि हमने बताया कि चित्र बनाने की संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। निम्नलिखित में से किन संविदाओं का न्यायालय विनिर्दिष्ट प्रवर्तन करा सकता है? तो इनमें सबका करवा सकता है, जैसे किसी फर्म के भागीदार के अंश के क्रय के लिए वाद, इसका करा सकता है। किसी कंपनी के डिवेंचर लेने और उनके निमित्त धन देने की संविदा, इसको भी करा सकता है। भवन निर्माण करने का करार, इसको भी करा सकता है। अब धारा 14 में, धारा 5 में दिया गया है विनिर्दिष्ट अस्थावर संपत्ति का प्रत्युद्धरण। धारा 6 में दिया गया है अस्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद। और धारा 10 में दिया गया है ऐसी दशाएं जिनमें संविदा का विनिर्दिष्ट पालन प्रवर्तनीय है। याद रखिएगा सेक्शन। अगला, संविदा के भाग का प्रवर्तन का निर्देश किस धारा के अंतर्गत न्यायालय दे सकता है? तो धारा 12 के अंतर्गत दे सकता है। संविदा का विनिर्दिष्ट पालन कौन प्राप्त कर सकता है? तो संविदा के पक्षकार कर सकते हैं, संविदा के पक्षकार के हित प्रतिनिधि कर सकते हैं, और समझौता के अंतर्गत फायदा पाने वाला व्यक्ति भी कर सकता है। अगला, संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन की डिक्री प्राप्त करने का व्यक्ति का एक विधिक अधिकार भी है और साम्यागत अधिकार भी है, इक्विटेबल राइट भी है। विनिर्दिष्ट पालन की डिक्री अनुदत्त करने का न्यायालय का ये विवेकाधिकार है। यह न्यायालय चाहे तो डिक्री पारित करे, चाहे तो न करे। संविदा का विनिर्दिष्ट अनुपालन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में नहीं कराया जा सकता है जो संविदा के भंग होने पर प्रतिकर प्राप्त करने के लिए अधिकृत न हो, उसके पक्ष में नहीं कराया जा सकता है। इसके पक्ष में भी नहीं कराया जा सकता है जो संविदा के किसी आवश्यक शर्त का पालन करने में असमर्थ हो गया हो और जो यह सिद्ध करने में असफल हो जाता है कि संविदा की आवश्यक शर्तों का पालन करने के लिए वो हमेशा उत्सुक रहा है, तो ऐसे लोगों के पक्ष में नहीं किया जा सकता है। धारा 18 के अंतर्गत ऐसी संविदाओं का विशिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता जो कपट या तथ्य की भूल के कारण पक्षकारों के आशय के अनुरूप न रह गई हो, जो पक्षकारों के आशय के अनुसार विधिक परिणाम उत्पन्न नहीं कर रही हों, जहां पक्षकारों ने संविदा निष्पादन के पश्चात उसकी शर्तों में परिवर्तन कर दिया है, तो उनका विनिर्दिष्ट अनुपालन नहीं कराया जा सकता है। धारा 18 में बताया गया। न्यायालय विशिष्ट अनुपालन का अनुतोष देने से इनकार करने में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकेगा। तो निम्नलिखित में अपने विवेकाधिकार का प्रयोग कर सकता है। संविदा ऐसी परिस्थितियों में बनाई गई हो जो संविदा को प्रतिवादी पर अनुचित लाभ प्रदान करती हो। अगर प्रतिवादी पर अनुचित लाभ प्रदान करती है
तो इनकार कर सकता है न्यायालय। संविदा ऐसी हो यदि उसका विशिष्ट अनुपालन करवाया गया हो तो वह प्रतिवादी को कठिनाई में डाल देगी। और तीसरा, जहाँ संविदा ऐसी हो कि जो शून्यकर्णी नहीं है पर यदि उसका विशिष्ट अनुपालन कराया गया तो असामयिक होगा, इक्विटेबल नहीं होगा, तो न्यायालय ऐसे संविदाओं का विनिर्दिष्ट अनुपालन करवाने से इनकार कर सकता है। विशिष्ट अनुतोष के बाद के साथ साथ निम्नलिखित अनुतोष की मांग की जा सकती है। तो विशिष्ट अनुपालन के साथ साथ निम्नलिखित की भी मांग की जा सकती है। संपत्ति के कब्जे की मांग की जा सकती है। संपत्ति के विभाजन की मांग की जा सकती है। जो अग्रिम राशि दिया गया है उसको वापस करने के लिए कहा जा सकता है। और अन्य अनुतोष जो कि जरूरी हो उसको मांगा जा सकता है। विलेखों के परिशोधन का अर्थ है विलेखों में सुधार करना। विलेखों के परिशोधन से मतलब है विलेखों में, डॉक्यूमेंट में सुधार करना। विलेखों का परिशोधन मात्र इस आधार पर नहीं किया जा सकता है कि उसका निष्पादन कपट या पारस्परिक भूल से किया गया है। किसी एक पक्ष ने भूलवश निष्पादित कर दिया है। परिशोधन के बिना अन्याय होने की संभावना है। तो केवल इन्हीं आधारों पर उसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है कि कोई व्यक्ति कपट करना चाहता है या एक पक्ष भूल में ऐसा कर दिया है या अन्याय होने की संभावना है, इससे केवल उसमें डॉक्यूमेंट में संशोधन नहीं किया जा सकता है। अगला, जबकि पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण कोई लिखित संविदा या अन्य लिखत उनके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती है, तब ऐसी अच्छा, अगला क्वेश्चन, इसका कुछ सही नहीं समझ में आ रहा है। अगला, संविदा के विखंडन का अनुतोष प्राप्त करने के लिए शर्तों का पूरा किया जाना आवश्यक है। तो कौन कौन सी शर्तें पूरी की जानी आवश्यक है? तो संविदा में हित रखने वाला व्यक्ति, संविदा का शून्यकर्णी होना, संविदा का अवैध होना। इसके पहले हम जो अभी क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जबकि पक्षकारों के कपट या पारस्परिक भूल के कारण कोई लिखित संविदा या अन्य लिखत उनके वास्तविक आशय को अभिव्यक्त नहीं करती है, तब दोनों में से कोई पक्षकार या उसका हित प्रतिनिधि लिखत को परिशोधित करने का वाद संस्थित कर सकता है। वादी किसी ऐसे वाद में जिसमें कि लिखत के अधीन कोई उद्भूत कोई अधिकार विवादक तथ्य हो, अपने अभिवचन में दावा कर सकेगा कि लिखित परिशोधित किया जाए। ठीक, दोनों पक्षकार कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि हम जो चाहते हैं वो नहीं लिखा गया है, और वादी भी कर सकता है। ये दोनों सही है, दोनों बातें हैं। इसके बाद अगला, न्यायालय संविदा का विखंडन नामंजूर कर सकता है। तो कब नामंजूर कर सकता है? जहाँ की वादी ने संविदा को अनुसमर्थित कर दिया है। परिस्थितियों में परिवर्तन के कारण पक्षकारों को उसी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। अगला, पर व्यक्ति ने संविदा के अस्तित्व के दौरान सद्भावनापूर्वक सूचना के बिना मूल्यार्थ हित अर्जित कर लिए हों, यानी सद्भावपूर्वक अगर मूल्य देकर उसने हित लिया है तो ऐसी परिस्थिति में संविदा को विखंडित करने से नामंजूर किया जा सकता है। अगला, न्यायालय कब लिखत को रद्द कर सकता है? तो जब वह शून्य या शून्यकर्णी हो तब न्यायालय लिखत को, डॉक्यूमेंट को रद्द कर सकता है। अगला, न्यायालय किस धारा के अंतर्गत किसी व्यक्ति के प्रस्थिति या अधिकार की घोषणा करता है? तो धारा 34 के अंतर्गत। अगला, धारा 34 के अंतर्गत हैसियत अधिकार की घोषणा का प्रभाव, क्या प्रभाव होता है? वादी, प्रतिवादी और उससे उत्पन्न अधिकार के अधीन दावा करने वाले व्यक्ति पर वह बाध्यकारी होता है। आगे, जहां घोषणात्मक वाद के पक्षकारों में से कोई पक्षकार न्यासी है वहां घोषणात्मक डिग्री से आबद्ध है। तो न्यासी आबद्ध है और
वे व्यक्ति जिनके लिए ऐसा पक्षकार न्यासी होते यदि घोषणा की तारीख को उनका अस्तित्व होता। यानी जो घोषणा की तारीख को जिनका अस्तित्व होता वो भी बाध्य होंगे और जो न्यासी होगा वो भी बाध्य होगा। अगला, अस्थायी व्यादेश विनियमित होता है। तो अस्थायी व्यादेश सिविल प्रक्रिया संहिता के द्वारा विनियमित होता है। अस्थायी व्यादेश वाद के अंतिम निस्तारण तक या विनिर्दिष्ट समय तक बना रहता है। हमने पहले बताया अस्थायी व्यादेश जो होता है अस्थायी होता है, जब स्थायी व्यादेश दे दिया जाता है तो वो समाप्त हो जाता है। तो कब तक अस्थायी व्यादेश बना रहता है? वाद के अंतिम निस्तारण तक या एक निश्चित समय तक, विनिर्दिष्ट समय तक। अगला, अस्थायी व्यादेश के लिए क्या साबित किया जाना आवश्यक है? तो अपूर्णीय क्षति साबित किया जाना आवश्यक है, सुविधा का संतुलन साबित किया जाना आवश्यक है, प्रथम दृष्टया मामला बनता है, यह साबित किया जाना आवश्यक है। अगला, स्थायी व्यादेश या शाश्वत व्यादेश जारी किया जाता है तो वाद के गुण दोष के आधार पर जारी किया जाता है और सुनवाई के पश्चात उसका अंतिम निस्तारण किए जाने पर स्थायी व्यादेश दिया जाता है। अगला, अस्थायी व्यादेश एवं शाश्वत व्यादेश किस धारा में परिभाषित है? तो याद रहे धारा 37 में अस्थायी और स्थायी व्यादेश दोनों परिभाषित है, धारा 37 में। अगला, निवारक अंतोष न्यायालय के विवेकानुसार हो सकता है। तो स्थायी या स्थायी, अस्थायी या अस्थायी हो सकता है, अस्थायी या शाश्वत हो सकता है, दोनों एक ही बात है। निवारक अंतोष न्यायालय के विवेकानुसार जो व्यादेश होता है स्थायी भी हो सकता है, अस्थायी भी हो सकता है। अब ध्यान रखिए, धारा 37 में क्या दिया हुआ है? अस्थायी या अस्थायी व्यादेश। धारा 38 में दिया गया है स्थायी या शाश्वत व्यादेश नामंजूर किया जाना। धारा 39 में क्या दिया हुआ है? आज्ञापक व्यादेश। धारा 41 में क्या दिया है? व्यादेश नामंजूर किया जाना। अब देखिए, व्यादेश नामंजूर किया जा सकता है। कब किया जा सकता है? न्यायिक कार्यवाही को अवरुद्ध करने के लिए अगर वो लाया गया है, किसी व्यक्ति को अभियोजन करने या अवरुद्ध करने के लिए अगर लाया गया है तो व्यादेश नामंजूर किया जा सकता है। जब वादी का उस मामले में व्यक्तिगत हित न हो तो भी वाद लाए तो व्यादेश नामंजूर किया जा सकता है। अगला, व्यादेश के स्थान पर उसके अतिरिक्त नुकसानी का दावा किया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि व्यादेश देने की अपेक्षा अतिरिक्त नुकसानी जो हुई है उसे हमें दिला दीजिए, ऐसा दावा किया जा सकता है। व्यादेश के प्रकार हैं तो हमने पहले बताया है कि व्यादेश शाश्वत हो सकता है या स्थायी हो सकता है, अस्थायी हो सकता है, निषेधात्मक हो सकता है, सकारात्मक हो सकता है। निषेधात्मक व्यादेश द्वारा किसी कार्य को करने से रोका जाता है। आज्ञापक व्यादेश द्वारा किसी विशेष कार्य को करने के लिए कहा जाता है, आज्ञा दिया जाता है। अब देखिए, धारा 6 में क्या दिया गया है? स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद लाया जाना, ये धारा 6 में दिया गया है। इस तरीके से निषेधात्मक व्यादेश द्वारा क्या किया जाता है? किसी कार्य को करने से रोका जाता है, और आज्ञापक व्यादेश द्वारा किसी कार्य को करने के लिए कहा जाता है। शाश्वत व्यादेश अस्थायी होता है और वो हमेशा बना रहता है। अस्थायी व्यादेश जो होता है वह स्थायी व्यादेश लाने के बाद समाप्त हो जाता है। इस तरह से विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम के जो मुख्य प्रावधान है, जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हमने उसकी चर्चा कर दी है। इसकी परिभाषाएं धारा 2 में दी गई हैं, आप एक बार परिभाषाओं को देख लेंगे। धारा 4, धारा 5, धारा 6, धारा 7, धारा 8, धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 13, धारा 14, इन धाराओं पर भी आप चर्चा कर लेंगे।
धारा 34, धारा 37, धारा 38, धारा 39, धारा 40, धारा 41, इन सब धाराओं पर भी आप चर्चा कर लेंगे। इस तरह से हमें पूरा विश्वास है कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से अगर आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका सही आंसर करेंगे। हमें पूरा विश्वास है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी और आप लोगों के लिए उपयोगी होगी। धन्यवाद।